अस्सलामुअलैकुम इंसान दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं जो देखता हूँ उसका सिलसिला नंबर 4 पेश खिदमत है। आज का मौजू है माशी मसाइल और कौम की अय्याशी। अगर हम अपनी कौम की हालत देखें, वो डॉलरों से महरूम है और गुज़िश्ता 10 माह में वो 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की चाय पी गई है। यानी आप सोचें कि इतनी बड़ी रकम की, और इस दरामदशुदा चाय के साथ कितनी चीनी भी पी गई होगी। यानी खाली ये नहीं है कि आपने मतलब चाय पी ली, उसके साथ एक और चीज़ ये है कि आपने जब चाय पी है तो शायद चीनी भी पी है। और दूध भी हमारे यहाँ काफ़ी इंपोर्ट का आता है, यानी खासतौर पर ड्राई मिल्क तो हमारे यहाँ सारा इंपोर्ट ही का आता है, तो उसके अंदर भी जाहिर है कि आपकी एक बड़ी रकम चली जाती है। अब बरामदात में कमी और दरामदात की मिकदार में इजाफे के नतीजे में हमारा जो तजारती खसारा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और वहीं कौम के पास दरामदात के लिए डॉलर नहीं बचते कि कुछ दरामद कर सके। यूँ हमें 2 ममालिक से उधार लेकर अपनी दरामदात को मुमकिन बनाना पड़ता है। इतना इम्पोर्ट कर लेते हैं कि इनके पास डॉलर ही नहीं बचते। अब अगर एक्सपोर्ट प्रॉपर हो, बरामदात माकूल हो और बरामदात और दरामदात में तवाज़ुन हो तो यकीनन डॉलर बचेंगे। अब एक तरफ इंपोर्ट ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ ना हो तो फिर डॉलर कैसे बचेंगे? लामहला इसके लिए फिर हमें हाथ फैलाना पड़ता है। सो हम हाथ फैला लेते हैं और बहुत अच्छी आदत पड़ गई है हमारी, हाथ फैलाने की पुख्ता आदत हो गई है हाथ फैलाने की। देखें कब तक हाथ फैलाते रहेंगे। मुल्क का जो सेटअप है वो आपका माशी एतबार से भी वो दरामदात पे बेस करते हैं। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं उसके अंदर इंपोर्ट का बड़ा दखल है, यानी इंपोर्ट के बगैर एक्सपोर्ट भी मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान कॉटन ग्रोइंग कंट्री है, कॉटन तो आप पैदा कर लेते हैं, लेकिन कॉटन की स्पिनिंग है, उस वीविंग मशीनें हैं, यानी उसके बाद जो उसकी जो भी एक्सेसरीज हैं जिसके जरिए जो है अगर आप कोई गारमेंट बना के, मतलब सिलाई मशीनें हैं आप जो की हैं या मतलब ओवरलॉक हैं या स्टिचिंग की कई किस्म की मशीनें आती हैं, अगर आप उनको देखेंगे वो सब की सब जो है इम्पोर्ट होती है। यानी अगर आप कुछ एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको इम्पोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर आप उसके लिए जो उसको डाइंग कर रहे हैं या आप फिनिश कर रहे हैं तो फिनिशिंग की जो मशीनरी है वो भी जो इम्पोर्ट होती है। डाइंग के तमाम मटेरियल्स और जो उसके केमिकल्स हैं वो सारे के सारे इम्पोर्ट हैं। तो एक पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जितना भी एक्सपोर्ट करती है वो भी इम्पोर्ट की बुनियाद पर ही करती है। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि आपके पास डॉलर ना हो तो आप क्या करते हैं? 2 ममालिक के आगे हाथ फैलाते हैं। अब हाथ फैला के वो ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए डॉलर को आपकी यूँ जरूरत पड़ती है। अगर आप डॉलर आपके अकाउंट्स में नहीं होंगे या डॉलर इतने कम होंगे तो आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? अब इंपोर्ट करने के लिए आपके फॉरेन रिजर्व वो कुछ ना कुछ उनमें शो होना चाहिए। तो मजबूरन कभी चाइना के आगे, कभी सऊदी अरब के आगे, कभी मिडिल ईस्ट के आगे, मुस्लिम ममालिक जो अमीर मुल्क है उनके आगे, या चाइना को कहते हैं कि आप समंदर से गहरी दोस्ती है तो उसके आगे आप हाथ जो है हाथ फैलाते हैं। और अब तो हाल ये है पाकिस्तान की एक अरसे से जब ये इनको हाथ फैलाने की आदत के नतीजे में, यानी खुद हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं नहीं हमें जाते हुए शर्म आती। जब हम जाते हैं तो जैसे हम मुस्कुराते हैं तो समझते हैं जो ये पैसे मांगने के चक्कर में। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, यानी पहले तो ये समझते थे ये पैसे मांगने के लिए आया है। अब ये तो देते हैं पैसे वो आज भी, यानी कुछ ना कुछ पैसे आपकी सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट या जो है चाइना वगैरह है, लेकिन वो देते अब शर्त पर है कि भाई ये पैसे जो हम आपको दे रहे हैं ये आप सिर्फ अपनी दरामदात के अमल को जारी रखने के लिए इसको दे रहे हैं, इसको आप खर्च नहीं करेंगे। अब बताइए ये हाल है, यानी कि वो पैसे दे रहे हैं तो सिर्फ आपके अकाउंट में सिर्फ रखने के लिए दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो बैरून दुनिया में भाई इतने डॉलर है ये इम्पोर्ट कर सकते, वो एक उसकी बेस बन रही है, वरना हकीकत यह है कि वो डॉलर आपके कुछ काम नहीं आ रहे। ऐसी पतली हालत के अंदर, ऐसी आपकी माशी हालत के अंदर जो आपकी तकलीफ दे हालत है, इसके अंदर देखें कौम, आप देखें साल में भी 10 माह के अंदर 152 अरब 370 मिलियन 1,10,480 रुपए की चाय पी। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, फिगर बोलने में ही खत्म नहीं हो रहा तो उसके इतनी बड़ी रकम हमारी जहालत के सबब जाया हो रही है। अब इसके अलावा देखें, इस खबर को पढ़ तो लिया मैंने, पढ़ कर सोचने लगा यार चाय की इम्पोर्ट अगर मईशत पर बोझ है तो चाय में इस्तेमाल होने वाली चीनी लोगों की सेहत को किस तरह बर्बाद कर रही होगी। और आज पाकिस्तान ज़ियाबतीस के अंदर, यानी डायबिटिक के जो मर्ज है, शुगर का जो मर्ज है, वो पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। हर चौथा बालिग पाकिस्तानी शहरी इस बीमारी में मुब्तला है। अब कराची शहर में अगर आप देखें, जो कराची का जो मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमिक सिटी है, उस शहर के अंदर आप देखें तो जगह जगह चाय के होटल आपको नजर आएंगे। कोयटा होटल, कोयटा की जो फ्रेंचाइज है वो जगह जगह होटल खोल रहे हैं। यानी मेरे अपने मोहल्ले के करीब जो है
चौराहा है, उसके ऊपर मेरे ख्याल 5 से 6 होटल है। यानी मैं राइट चलूँ लेफ्ट चलूँ जरा सा चलूँ तो मुझे कोई 4 से 5 7 होटल जो है मिल जाते हैं। उसमें कुछ बहुत बड़े होटल भी हैं, इतने बड़े होटल है कि वहाँ पे अगर आप देखें तो कोई 200 आदमी जो है ना वहाँ बैठा होता है। इन होटलों के अंदर भी 50 60 70 80 अफराद जो है ना बैठे होते हैं। और होता है कि रात के वक्त जो है जब ये 8 बजे के बाद दुकानें वगैरह कुछ बंद हो जाती है तो इन होटलों के जो मालिकान है वो फुटपाथ पर आगे पीछे जो है चेयर लगाकर बेइंतहा लोग जो है ना रात को आके 12-12 1-1 2-2 बजे तक, इलेक्ट्रिक नहीं है तो बैठे हैं, वैसे बैठे हुए। अब देखिए आपकी जो शहरी जिंदगी है किस तरह मुतासिर होती है। उसमें दीन का भी तालिब इल्म हूँ, दीनी चीज़ें भी मजहबी चीज़ें भी मेरे मुताले में रहती हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब घर में रहते हैं तो वो क्या करते हैं। आप आयशा रज़ी अल्लाह फरमाए भाई हमारे घर के काम काज में हाथ बटाते हैं, अपने घर वालों की खिदमत करते हैं। जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप इशा के बाद सोना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ की ये होटलों की बात जो मैं कर रहा हूँ वो तो अपनी जगह अलग है। अगर हम हमारी मजहबी दुनिया को देखें तो अक्सर हमारे नातिया प्रोग्राम होते ही यानी ईशा के बाद शुरू होते हैं। तबलीगी जमात का शब जुम्मा वो भी ईशा के बाद ही पूरी रात चलता है। इस सूरत हाल में आप लोगों को मतलब जल्दी सोने की आदत डालें ताकि इलेक्ट्रिक की आपकी बचत हो और जैसे ईशा की अजान हो नमाज पढ़े लोग जो है सो जाएं और सुबह 6 बजे मामला चलाएं और 3-4 बजे माशी एक्टिविटीज़ को स्लो करना ख़त्म करना शुरू कर दें। और ये ज़माने से इंसान की प्रैक्टिस रही है। मगरबी दुनिया में आप चले जाएं तकरीबन यही प्रैक्टिस की नज़र आती है। रात के शाम के टाइम वहाँ कोई आपको मुश्किल ही से कोई इम्तियाज टाइप का पर स्टोर टाइप के आपको खुले हुए मिलेंगे। बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का कोई दुकान होगी वो खोल ले, वरना जो है तकरीबन बंद होती है। हाँ ये मैकडोनल्ड है या KFC है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर खुली रहती हैं, उस पर आप ऑर्डर से चीज़ें मंगा सकते हैं। अक्सर दुकानें सब भी बंद होती हैं और बिल्कुल महसूस होता है कि मगरिब के बाद जो है ज़िंदगी वहाँ जो है ठहर जाती है और आप निकले तो आपको रोड पर ट्रैफिक भी इंतहाई कम मिलेगा। ज़रूरत के तहत बहुत मजबूरी में लोग निकलते हैं वरना आमतौर पर जो है घरों में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है मामला जो है बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग जो है शाम को ऑफिस से घर आते हैं, घर में तो इनका दिल ही नहीं लगता है। मेजॉरिटी मर्दों का तो दिल ही लगता, फौरन बाहर और इन्हीं होटलों पे आगे पीछे आके जो जाके बैठे हैं या मोहल्ले में बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं, सियासत पर गुफ्तगू चल रही है, मजहब पे गुफ्तगू चल रही है, इसी में अपना वक्त जो है वो लगा रहे हैं। अब दोस्तों में जो बैठने की और ये लत है ये इंतहाई खतरनाक लत, हीरोइन से भी ज्यादा खतरनाक लत है। हीरोइन पीकर तो फिर आदमी को महसूस होता है कि यार ये इसकी बेचारे की मदद की जाए, इसको किसी तरह इससे निकाला जाए। लेकिन ये जो लत है ना इसमें पता ही लगता आदमी को, बस ये बैठा बैठा अपना वक्त ज़ाया करता है, अपने घर वालों के मामले में बेफिक्र हो जाता है, बेनियाज हो जाता है और कुछ सीखने सिखाने का जो अमल होता है जो खास एज के अंदर होता है वो भी इसका कम नहीं रहता। यूँ बाहर बैठ कर वो उस कमाने का जो ढंग है कि उसके लायक ही नहीं रहता। और आप सोचें अगर कोई तालिब इल्म रात को 2 बजे के तक घर से बाहर हो, तो 12-1 बजे तक इन चाय के होटलों पे बैठ कर अपना टाइम ज़ाया कर रहा हो, तो उसके बाद वो सुबह दफ्तर कैसे पहुंचेगा। अगर उसको पढ़ता है, अगर वो तालिब इल्म है यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, किस तरीके से वो असातिज़ा के लेक्चर्स पर तवज्जो देगा, उन्हें नोट करेगा और उनको इल्म को बेहतर बनाएगा, अपनी कुछ जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसकी वो कैसे तैयारी करेगा। ये सब सोचने की बात है। खैर अब गुफ्तगू को यहाँ समेटते हैं और सोचें अगर आप एक बुराई को छोड़ते हैं ना तो कई बुराइयाँ छूट। अगर हम चाय को कम कर ले और चाय को छोड़ दे, घर में सुबह की चाय पिए कोई मसला नहीं है, ऑफिस में है या किसी जगह है तो एक आध चाय जो है शाम के टाइम आप पी लें, खाना खाने के बाद लंच वगैरह के बाद वो चाय पी लें तो खैर है। लेकिन ये कि बार बार चाय पीना ये बड़ा ख़तरनाक है। तो एक चाय को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर ये रात की जो मजालिस है ना बाहर बैठने की ये भी छूटेंगी। इसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी कम होगा, आप जल्द सोएंगे तो यकीनन बिजली का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा, घरों की लाइटें ही बंद होंगी, बाहर की लाइटें भी जल्दी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से इज्तिमाई हैसियत में भी खर्चा कम होगा, यानी चीनी आप कम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि आपकी चाय की पत्ती की जो आपकी जो दरामदात है उसमें कमी आएगी। चाय का इस्तेमाल कम करेंगे, चाय का इस्तेमाल कम करेंगे तो डेफिनेटली जो है चाय की दरामदात आपकी जो उसकी इम्पोर्ट है उसके अंदर ड्रॉप आएगा और आप डॉलर खर्च होने से बच जाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे तकी उस्मानी साहब का वो सुन रहा था कि इम्पोर्टेंट चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इम्पोर्टेंट, अरे भाई ये काम करें ना, लोगों से कहें ना भाई ईशा के बाद सो जाया करें। आप देखिए यानी उलमा का काम है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी उसको आप फॉलो करें, उसको देखें कि वो सुबह कब उठते थे, रात को कब सोते थे, उनके दिन के
घर के मामलात क्या रहते थे, उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें लाने की कोशिश करें। इसके नतीजे में आप देखें, अगर यही आदमी सुबह जल्दी उठ जाए और रात को जल्दी सो जाए तो कितनी बड़ी बचत होती है और कितना फाल हो जाता है आदमी और कितना एक्टिव हो जाता है आदमी। लेकिन यहाँ तो लोगों को बताना मुश्किल है। अब अगर वेस्ट में आप जाएँ तो आप देखिए सुबह के टाइम जो एक तहरीक है, लोग भागे चले जा रहे हैं, यानी फजर की अजान से पहले लोग दफ्तरों की तरफ अपने काम पे निकल जाते हैं। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी बाज़ लोग तय करते हैं, गाड़ियाँ उनकी अपनी होती हैं। अगर उनको कोई 50 किलोमीटर पे भी जॉब मिली है तो वो भागते हैं, 100 किलोमीटर पे भी जॉब मिली है तो वो भागते हैं, 200 किलोमीटर पे जॉब मिली है तो वो भागते हैं। और मैंने देखा एक दिन अपने भाई के साथ जो है जा रहा था, इन्हें अभी फजर की रोशनी नहीं फैली थी, फजर का वक्त हो चुका था, तो मैं ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं भाई के साथ जा रहा था, तो लेफ्ट राइट भाई कर रहा था, तो खातून जो है वो देखा मैंने, वो बहुत अच्छी गाड़ी में बैठी और रोज जो है सुर्खी लगा रही है। तो मैंने भाई से कहने लगा भाई यहाँ यही होता है कि अपने जो टाइम पे पहुंचना है तो बहुत सारा काम, इवन लोग नाश्ता हाथ में लेके निकल जाते हैं, चाय घर से हाथ में लेके निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठ के पीना शुरू कर देते हैं। उनको जैसी मौका मिलता है, कोई अगर उन्होंने सैंडविच वगैरह लिया तो उसको खाना शुरू कर देते हैं। उनकी ड्राइव भी चल रही होती है और क्योंकि उन्हें वक्त पर पहुंचे, वक्त की पाबंदी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कौम का सुबह उठने का ही वक्त ना हो, शाम को सोने का ही वक्त ना हो, तो यानी वो कौम कैसे तरक्की करेगी। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन के अंदर, ये मैं आपको तकरीबन कोई 68-70 से पहले की बात बता रहा हूँ, 68-69 की, ये इससे भी शायद कुछ पहले की बात है। बच्चे ही था, मैं छोटा था, 4 साल का हूँगा, मुझे आज भी याद है। तो मैं मोहल्ले में एक बेकरी थी और बेकरी के ऊपर चिमनी लगी हुई थी, यानी उसमें से जो उसका स्मोक था वो एग्जॉस्ट होता था और वो ऊंची चिमनी लगी हुई थी। आज तो शहर के अंदर ये बड़े बड़े आपके रेस्टोरेंट खुल गए हैं, इनके किचन है, लेकिन चिमनी शायद ही किसी ने लगाई हुई उस तरीके से। तो जो मैं उस जाता था तो जो हमारे बेकरी के जो मालिक थे उनको मामू कह के मुखातिब करता। अब मामू ने वो ट्रे के अंदर बिल्कुल ताज़ा को 5-10 मिनट 15 मिनट पहले निकाल के बन रखे होंगे, वो मामू मुझे उठा के देते। मैं कहता नहीं मामू मुझे ताज़ा लगा के दो। वो बेचारे जो है ना मेरी मोहब्बत में एक ताज़ा बन जो है ना फ़ौरन बेकरी से उसमें भट्टी में डालते और निकाल के मुझे दे देते। जैसे आप रोटी लेने जाते हैं, भट्टी की रोटी होती है, आपने देखा होगा, उन्होंने डाला और उसको थोड़ी निकाल के दिया, गरम गरम में लेकर आ रहा हूँ। आज कौम की हालत ये है कि रात को डबल रोटी और जो नाश्ते का सामान खरीदते हैं और बासी करके सुबह खाते हैं। अब एक वो दौर ही खत्म हो गया कि सुबह सुबह जो है वो चीज़ें जो है आ रही हैं और सुबह सुबह खाई जा रही हैं। एक ज़िंदगी जो है अजीब यहाँ रंग इख्तियार कर गई है और एक ऐसा रंग है जो हमें अंदर से खाया जा रहा है और इसका सबब एक ही है, यानी अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, खुदा का रंग चढ़ाओ। यानी अब खुदा का रंग तो खुदा की जो अहकामात पर अमल करने से चढ़ेगा, अब उसके लिए हम आमादा नहीं है। यहाँ बात को मैं एक आखिरी बात करते हुए ख़त्म करता हूँ कि जो आज हमारी कौम कर रही है उसमें बड़ा दखल उनकी जहालत का है। और ये देखिए, जहालत जो गुर्बत को जन्म देती है, गुर्बत जहालत को जन्म देती है, दोनों का चोली दामन का साथ है। और देखिए हम कब अपनी गुर्बत और जहालत से जान छुड़ाते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। जहालत से जान छूटेगी तो गुर्बत से जान छूटेगी, गुर्बत से जान छूटेगी तो जहालत से जान छूटेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा आपका निगहबान हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ पेशकश सिराजुद्दीन।